Good morning, students. Today's our topic is expansion and contraction of demand. मतलब डिमांड में एक्सपेंशन कब होती है और कॉन्ट्रैक्शन कब होती है. ठीक है. अब इसके लिए सबसे पहले हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड याद है. पहले हमने फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते थे उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है. वो फैक्टर्स से हमारे डिमांड को टू फैक्टर्स इफेक्ट करते थे. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे तो हमने उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था. फर्स्ट था हमारा प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी. मतलब एक्स कमोडिटी है तो एक्स कमोडिटी का प्राइस जो उसको इफेक्ट करता है. ठीक है. सेकेंड हमने अदर फैक्टर्स जो इसके अलावा जो फैक्टर्स थे उनको कैटेगराइज किया था अदर फैक्टर्स में. मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजन एंड वेदर. ठीक है. तो ये अदर फैक्टर्स हैं और प्राइस एक फैक्टर है. ठीक है. अब इनसे रिलेटेड जो है इनको हमने कैटेगराइज क्यों किया है वो इसी टॉपिक के लिए ही हमने किया था कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस तरह से होता है. देखेंगे अगर प्राइस जब चेंज होता है तो क्या इफेक्ट आते हैं और जब अदर फैक्टर्स में चेंज होता है तब क्या इफेक्ट आते हैं. ठीक है. फर्स्टली हम करेंगे प्राइस में जब चेंज आता है तब क्या इफेक्ट आएगा. जब प्राइस में चेंज आता है तो हमारे टू इफेक्ट्स आते हैं इसके, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ठीक है. एंड जब अदर फैक्टर्स में चेंज होता है तो हमारे टू इफेक्ट्स आते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है. एक्सपेंशन देखने में ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम लग रही हैं, एक्सपेंशन एंड इंक्रीज, लेकिन ये क्या है, अलग अलग हैं. ठीक है. अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से ये अलग अलग हैं. मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब आप इकट्ठा कर देते हो. ठीक है. इकट्ठा कर दिया आपने किसी भी चीज़ को, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. या फिर कह सकते हो सिकुड़ जाना किसी भी चीज़ का, मतलब इकट्ठा कर देना कॉन्ट्रैक्शन. अगर आप उसको ऐसे बिखेर देते हो दैट इज एक्सपेंशन. ठीक है. किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. अगर आप किसी भी चीज़ को बिखेर देते हो दैट इज एक्सपेंशन. एंड इंक्रीज क्या हो गया, अब उन चीज़ों में कुछ एक और ऐड कर दिया आपने, दैट इज इंक्रीज. समझ गए. एक्सपेंशन क्या है, उनको बिखेर देना. इंक्रीज क्या है, उनमें कुछ और नई चीज़ें ऐड कर देना. और डिक्रीज क्या है, उनमें से कुछ एक चीज़ें निकाल देना, दैट इज डिक्रीज. एक्सपेंशन क्या है, किसी भी चीज़ को बिखेर देना. इंक्रीज क्या है, उसमें कुछ एक चीज़ें ऐड कर देना. इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसको समेट देना या इकट्ठा कर देना. एंड डिक्रीज क्या है, उसमें से कुछ एक चीज़ें निकाल देना. ठीक है. तो ये चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं, इनको अलग अलग ही आपको स्टडी करना है. फर्स्ट इज एक्सपेंशन इन डिमांड. अब एक्सपेंड हो रही है डिमांड. फर्स्टली जब एक्सपेंड होती है डिमांड तो ये होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अगर अदर फैक्टर्स की वजह से होता है तो दैट इज चेंज इन डिमांड. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे हम. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. अब देखने में तो ये चीज़ें एक जैसी लगती हैं लेकिन इनमें क्या है, डिफरेंस है. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड. अगर आप डिमांड पहले लेते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे, डिफरेंट कमोडिटीज़ की, मीन्स डिफरेंट कमोडिटीज़ यूनिट्स की, मतलब डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की डिमांड करते हो. जैसे डिफरेंट प्राइसेस, मतलब अगर किसी भी यूनिट का प्राइस है 5 तो आप डिमांड करते हो 10 यूनिट्स की. प्राइस डिमांड, यूनिट्स यहाँ पे राइट करती हूँ मैं. ठीक है. 10 यूनिट्स की आप डिमांड करते हो. अगर प्राइस है 10 तो आप कितने की, 8 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हो. ठीक है. अगर प्राइस है 7 तो आप डिमांड कर रहे हो 9 यूनिट्स की. मतलब डिफरेंट प्राइस पे आप डिफरेंट यूनिट्स की डिमांड कर रहे हो, दैट इज डिमांड. ठीक है.
अगर आप स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक यूनिट्स की मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो, स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, देन इट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स अगर प्राइस 5 है तो मुझे 5 यूनिट्स लेनी है। अगर स्पेसिफिक प्राइस 5 है तो मुझे 5 यूनिट्स लेनी है, बस ये फाइनल हो गया। अगर 5 प्राइस है तो मैं 5 यूनिट्स कमोडिटी की खरीद लूँगा। अगर डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट यूनिट्स हम देखते हैं तो वो डिमांड है। अगर स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी हम कंज्यूम मतलब डिमांड करते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो वो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है। नाउ इसके बाद अब हमें पता लग गया कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है और डिमांड क्या है। ठीक है, जब प्राइस चेंज होगा तो हम क्या लेते हैं, चेंज इन, तब हमारी चेंज क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। और जब अदर फैक्टर्स की चेंज की बात होती है तो क्या होता है, चेंज इन डिमांड होता है। क्लियर। अब प्राइस जब चेंज होता है तो हमारे 2 इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। पहले हम करेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। पहले हम शेड्यूल करते हैं तो शेड्यूल उठाएंगे हम पहले। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है 20 है तो डिमांड कर रहे हैं 100 यूनिट्स की। एक्सपेंड मतलब बढ़ जाना। ठीक है, 20 है तो 100 कर रहे हैं। अब प्राइस कम लेना है क्योंकि हमें क्या है, डिमांड ज़्यादा करके दिखानी है, तो टेबल उसी तरह से हम शो करेंगे। पहले 20 लेंगे, ज़्यादा प्राइस लेंगे, फिर कम लेंगे, तभी तो डिमांड बढ़ी हुई दिखाएंगे ना हम। 20 पे 100 डिमांड कर रहा है, 10 प्राइस पे 200 डिमांड कर रहा है। ठीक है, मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। व्हेन अदर फैक्टर्स, अब इसकी डेफिनेशन आप सिंपली बना सकते हो किसी भी तरह से, व्हेन अदर फैक्टर्स, क्योंकि हम किस में चेंज ले रहे हैं, ओनली प्राइस में चेंज ले रहे हैं, तो अदर फैक्टर्स तो भाई कांस्टेंट ही है, इसमें तो चेंज ही नहीं ले रहे हम, तो हम सीधी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, उनमें चेंज नहीं हो रहा है। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस, किस में चेंज हो रहा है, ओनली प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। जब प्राइस उस कमोडिटी का डिक्रीज होता है, डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। देखो डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल बन गई जिस तरह से हमने शेड्यूल बनाया है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पहले राइट करनी है, देन आप शेड्यूल राइट कर सकते हो। देन है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड दिखाएंगे क्योंकि इसमें हमने क्या लिया था, क्वांटिटी डिमांडेड लिया था। सो यहाँ पे हम दिखाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाएंगे प्राइस। अगर प्राइसेस 10 हैं, पहले 20 लिए थे, सॉरी, हमने 20 पे कितनी डिमांड कर रहा है, वो क्वांटिटी डिमांडेड है 100, 20 पे 100 क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, देन प्राइस जब 10 हो गया तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, 200 है। ठीक है, तो हम इसको मैच करेंगे, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट। अब डाउनवर्ड मूवमेंट, अब देखो आप कहोगे कि डिमांड जो है वो तो बढ़ रही है, तो आपने डाउनवर्ड क्यों कहा। डाउनवर्ड जो एरो है ये, या डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये किसको डिनोट कर रहा है, प्राइस को डिनोट कर रहा है। ये ध्यान रखना है आपने, एरो विल डिनोट, प्राइस को डिनोट करेगा। मतलब प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, और डाउनवर्ड का एरो लगाकर आपको राइट करना है, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, कम हो जाना। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में अब आपको क्या करनी है, डिमांड कम करके दिखानी है, उस अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे। पहले प्राइस 10 था तो 200 डिमांड कर रहे थे, अब प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 हो गया, तो हम डिमांड कितनी करें, 100 करें, कम हो गई हमारी डिमांड। मीन्स प्राइस जैसे इंक्रीज होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन, सेम वैसे ही डेफिनेशन बनानी है आपको, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, इसका प्राइस लेंगे, यहाँ पे अगेन क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे हम। ठीक है, अब देखेंगे पहले हमारा 10 प्राइस था, हम 200 डिमांड कर रहे थे, 10 प्राइस था तो हमारा डिमांड कितना जा रहा था, 200, यहाँ पे हमारा डिमांड आ रहा है।
ठीक है। जब प्राइस जो है 20 हो गया तो हमारी डिमांड कितनी है 100। अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट आएगी क्योंकि प्राइस क्या हो रहे हैं, अप हो रहे हैं। एरो किसको इंडिकेट करेगा, प्राइस को इंडिकेट करेगा। अब मैं आपको कहूँगी कि डिमांड बढ़ रही है, हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, डिमांड कम हो रही है। देखो ये शो कर रहा है। अब पहले हमने ये पॉइंट डिनोट किया था, उसके बाद ये पॉइंट डिनोट किया, ठीक है। ये पॉइंट पहले डिनोट किया, ये वाला पॉइंट बाद में डिनोट किया। तो पहले यहाँ थी डिमांड, इस पे थी, इतनी थी, अब इतनी कर रहे हैं ना, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये आपके समझाने के लिए है ताकि आप भूलो नहीं। मीन्स एरो किसको डिनोट कर रहा है, प्राइस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट कहलाएगी। प्राइस अप हो रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट, डाउन जा रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर। तो इससे आप कभी भी भूलोगे नहीं इन फैक्टर्स को। नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स में अगर चेंज होता है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड इज डिक्रीज इन डिमांड। फर्स्ट हम करेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज प्राइस डिमांड। अब इसमें क्या है, जब इंक्रीज हम लेते हैं तो प्राइस क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम किस में कर रहे हैं, चेंज इन अदर फैक्टर्स कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या एजम्पशन ली थी कि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन अदर फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इसमें हम क्या एजम्पशन लेंगे, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे लेकिन प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब प्राइस कांस्टेंट रखना है, मतलब प्राइस 10 ही पहले था, अब भी कितना है, 10। क्लियर। पहले 10 प्राइस पे हम डिमांड कर रहे थे 100, अब उतने ही प्राइस पे हम डिमांड कर रहे हैं 200, ठीक है। पहले प्राइस पे 10 पे हम 100 डिमांड कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, उसी प्राइस पे 200 डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से राइट करेंगे, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हमारी यही अजम्पशन थी कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, बट ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हो सकता है। देखो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में क्या होगा कि अगर प्राइस जो है, मान लो टी के जो हैं सेम, टी के 10 प्राइस था, टी का प्राइस 10 था, ठीक है, तो हम 100 कप्स की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, भाई 20 से 30 हो गए, अब जो कॉफ़ी पी रहे थे ना वो भी क्या पीने लग जाएंगे, टी पीने लग जाएंगे। तो टी के प्राइसेस तो सेम ही थे, टी के प्राइसेस तो ना घटे ना बढ़े, 10 प्राइस पे ही हम डिमांड कितनी कर रहे हैं, अब 200 की कर रहे हैं। तो ये अदर फैक्टर्स में ही आता है, कौन सा, रिलेटेड गुड्स वाला, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड है वो इसमें आ गया। अब इनकम इफेक्ट देखते हैं, अदर फैक्टर्स में इनकम इफेक्ट भी आता है। इनकम इफेक्ट में अगर आप लेते हैं कि इनकम जब किसी भी कंज्यूमर की राइज होती है तो डिमांड क्या है, राइज कर देता है, क्योंकि प्राइस चाहे सेम ही रहे, उस कमोडिटी का प्राइस सेम है, लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या है, बढ़ा देगा। तो अदर फैक्टर्स में कोई भी आप फैक्टर ले सकते हो, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से प्राइस उतना रहते हुए भी डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। अब प्राइस 10 है तो हम 100 की डिमांड कर रहे हैं, अगर प्राइस उतना ही है तो हमारी डिमांड बढ़ गई, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से कितनी हो गई, 200 हो गई। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखो किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हम प्राइस दिखा रहे हैं, अगेन यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, डिमांड दिखा रहे हैं। इन ग्राफ में हम क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे थे, अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, डिमांड दिखा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो डिमांड कर्व है, मान लो हमारा कितना है, देखो 10 प्राइस पे हम कर रहे हैं 100 डिमांड, 10 प्राइस पे 100 डिमांड कर रहे हैं, ठीक। 10 प्राइस पे 200 डिमांड कर रहे हैं, भी 10 प्राइस पे ही हम 200 डिमांड कैसे दिखाएंगे, इस तरह से आएगी ना। लेकिन हमारा डिमांड का क्या होता है भाई, स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। हमारा एक डी पहले वाली प्राइस पे ये आ गया। क्लियर। अब प्राइस जब कांस्टेंट होता है ना तो डिमांड कर्व खिसक के कहाँ चला जाता है, जब डिमांड बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया है कि जब भी डिमांड या कोई भी चीज़ राइज होती है तो शिफ्ट कहाँ हो जाती है, राइट में हो जाती है कि नहीं, ठीक है। अब डी खिसक कर कहाँ चला गया, D1 पे चला गया। इसको दिखाओगे भाई डॉटेड लाइन से, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से शो करोगे, इसको भी
और इसको भी डॉटेड लाइन से शो करना है आपने। ये पहले वाला डी कर्व इसी तरह से शो करना है। D1 जो है आपका शिफ्ट वाला है वो आपको डॉटेड लाइन से शो करना है। अब देखो उसी प्राइस पे पहले हम 100 की डिमांड कर रहे थे, अब कितने की डिमांड कर रहे हैं? 200 की डिमांड कर रहे हैं। दिस इज इंक्रीज इन डिमांड जब वो शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड कब होता है? जब प्राइस में चेंज नहीं है। किस में चेंज हो रहा है? अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, अदर फैक्टर्स में चेंज होने पर प्राइस जब कांस्टेंट है तो डिमांड उसकी क्या है? कम हो जाती है। दैट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। जब प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड उसकी डिक्रीज़ हो रही है, वही अदर फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो रिलेटेड गुड का फैक्टर है, चाहे वो इनकम इफेक्ट का फैक्टर है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का फैक्टर है, चाहे वो पॉपुलेशन का है, चाहे वो सीज़न का है, चाहे वो वेल्थ का है, कोई भी फैक्टर है उसकी वजह से डिमांड क्या है? डिक्रीज़ हो रही है, जबकि प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। सो हमारी डेफिनेशन क्या रहेगी इसमें? व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर्स डिमांड क्या हो जाती है? हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अब डिमांड कम हो गई तो हमारा प्राइस है, मान लो यहाँ पे है 10 प्राइस, यहाँ पे हम 100 कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे 200 है हमारा। ठीक है, अब 10 प्राइस पे पहले हम डिमांड कर रहे हैं 200 यूनिट्स की। पहले 10 प्राइस पे हमने 200 यूनिट्स की डिमांड की। हमारा डी कर्व है भी ये वाला डी। अब हम डिमांड कर रहे हैं भी 100 यूनिट्स की। कम हो गई हमारी डिमांड। ठीक है, अब जब डिमांड कम हो रही है, ये देखो हमारी 100 यूनिट्स रहेगी। पहले कितनी थी? 200 थी डिमांड, अब कितनी रहेगी? 100 यूनिट्स डिमांड रहेगी। तो डिमांड जो शिफ्ट होकर कहाँ आ गया? लेफ्ट में आ गया, क्योंकि जो डिमांड है वो क्या है? कम हो रही है। ठीक है, तो D1 हमारा क्या हो जाएगा? न्यू डिमांड कर्व बन जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पहले वाला कर्व लेफ्ट। क्लियर? तो दैट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड।